कोई टॉपिक लिखिए आज। फास्फोरस के मुख्य ऑक्साइड, फास्फोरस के मुख्य ऑक्साइड फास्फोरस के मुख्य ऑक्साइड। देखिए एक तरफ लिखिएगा फास्फोरस के ऑक्साइड और दूसरा तरफ लिखिएगा फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या। फास्फोरस के ऑक्साइड, इधर फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या। देखिए फास्फोरस के ऑक्साइड में, जैसे फास्फोरस का एक ऑक्साइड है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। फास्फोरस ट्राईऑक्साइड को हम P2O3 से लिखते हैं। देखिए P4O6 है ना, तो एक्चुअल में वो भी इसमें से दो यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे तो P2O3 हो जाएगा कि नहीं, इस तरह से। तो मूल यही है, वो अलग बात है कि अगर दो गो अणु है, ठीक ना। तो इसका P2O3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो आएगा +3। जैसे P2O3 है ना तो फास्फोरस के मान लेंगे 1, लेकिन 2 गो है तो 2x हो जाएगा। अब प्लस ऑक्सीजन को होता है -2, लेकिन 3 गो है ना तो बराबर में 0, यानी कि 2x बराबर 6। तो x बराबर निकालिएगा तो 6/2 यानी कि +3, ठीक ना। इसी तरह से इसमें भी निकाल लेंगे फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या इसी प्रकार से। इसके अलावा देखिए फास्फोरस के कुछ ऑक्सी अम्ल होते हैं। ऑक्सी अम्ल मतलब कि ऑक्सीजन से संयोग करके वो अम्ल का निर्माण करता है। फास्फोरस जो है ऑक्सीजन से संयोग करके, जैसे पहला अम्ल है आपका हाइपोफास्फोरस, जिसका सूत्र होता है H3PO2। इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा ना तो +1 आएगा। ये निकाल के दिखा दे। देखिए फास्फोरस के निकालना है ना, हाइड्रोजन के होता है +1, लेकिन 3 गो है। फास्फोरस के मान लेंगे हम लोग 1, ऑक्सीजन के -2 गुना में 2 बराबर में 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इस पर। तो हल कीजिएगा तो 3 + 1 -4 बराबर, यानी कि x - 1 बराबर 0, तो x बराबर। इसी तरह सब निकाला जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना बड़ा आसान होता है, बशर्ते कि कुछ याद रहे कि एक ही होता है, कितना होता है। वास्तविकता देखा जाता है कि उसमें OH समूह के आधार पर कि H3PO2 के संरचना बनाइएगा ना तो उसके संरचना बनाने पता चलता है कि उसमें कई गो OH है। तो जो OH रहता है वही उसका वास्तविकता होता है। जैसे एक वास्तविकता 1 है तो समझिए कि एकरा में 1 OH होगा, एक 2 है तो एकरा में 2 गो होगा, इसमें 3 है, इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा, इसका 3 है 4 है। तो मेन आपको एग्जाम में ऑक्सीकरण संख्या तो आप निकालना जानते हैं, याद करने वाला चीज है तो कोई भाषणिकता, लेकिन समझना चाहते हैं तो इसका संरचना बनाना पड़ेगा। तो लिखिए, तो टॉपिक लिखाते हैं। लिखिए H3PO2 की संरचना, H3PO2 की संरचना। बनाइए। इसका देखिए संरचना हम यहाँ पर बनाते हैं फास्फोरस का। इसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन होता है, फिर इधर हाइड्रोजन होता है, इधर हाइड्रोजन होता है, और फिर यहाँ पर OH होता है। देखिए तो एकरा में OH कै गो है, 1 गो है। तो जेकरा में 1 OH होता है ना तो उसको एक भाषणिक अम्ल बोला जाता है। यह एक भाषणिक अम्ल है, एगो द्विभाषणिक होता है। जैसे अम्ल है लेकिन इसमें भस्म का OH, इसलिए इसको एक भाषणिक अम्ल बोलते हैं।
आपको यही याद रखना है क्योंकि यही पूछता है कि H3PO2 किस प्रकार का अम्ल होता है, एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक, ऐसा करके जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो संरचना बनाने के लिए बहुत कम पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है कि H3PO कैसा अम्ल है। इसके बाद दूसरका लिखिएगा, दूसरका में लिखिएगा, हम बोल रहे हैं लिखिए H3PO4, H3PO4 की संरचना, H3PO4 की संरचना देख लिखिए उसमें, यह एक द्विभास्मिक, आप ब्रैकेट में लिखिएगा डाइप्रोटिक, क्योंकि कभी कभी द्विभास्मिक ना दे करके डाइप्रोटिक देता है। यह एक द्विभास्मिक अम्ल होता है, यह एक द्विभास्मिक अम्ल होता है, जिसकी संरचना निम्नलिखित है। किसका टॉपिकवा कुछ लिखा थे? नहीं, गलती हो गया, H3PO3 के लिख लीजिए, वहाँ पर H3PO3 कर लीजिए, मिस्टेक हो गई। H3PO3 के साथ ना कर लीजिएगा। कौन लिखा है कि द्विभास्मिक अम्ल है ना, इसका भी डायग्राम संरचना बना लीजिए। इसका संरचना इस तरह से होता है, इसमें OH एगो है यहाँ पर होता है और एक OH यहाँ पर होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन के साथ नहीं। जैसे OH जो होता है ना, ऑक्सीजन के ना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब भी जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के साथ कैसे जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ एगो हाइड्रोजन जुड़ल है तो एगो बॉन्ड बनल है, अब फिर एगो हाइड्रोजन के साथ बना दीजिएगा। तो हाइड्रोजन का भी डबल बंधन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन को हमेशा सिंगल बंधन चाहिए ना, ऑक्सीजन को डबल बंधन चाहिए, तो एगो ऑक्सीजन की इधर से मिल जाता है, एगो इधर से, तो 2 हो गया। एक हम देखिए कई OH है, तो जेकरा में 2 OH होता है उसको द्विभास्मिक कहते हैं, 3 गो होता है तो त्रिभास्मिक कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, कहाँ ये ना, अरे OH चाहे H, देखो OH लिखेगा ऐसे तो सोचो कि OH लिखिएगा तो बंधन कहाँ पर आ जाएगा, H पर आ जाएगा। H पर एगो एनहु से बंधन है, OH पर कभी डबल बंधन होगा? बंधन ऑक्सीजन के साथ में होता है, तो ऑक्सीजन के केने लिखे पड़ेगा। वो अलग बात है कि बचपन से OH पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पहला बार H देख रहे हैं तो और लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअल थोड़ी होता है, वो तो फार्मूला केवल यह बताता है कि फलना फलना है, लेकिन किन्ने होता है वो थोड़ी बताता है। वो अच्छा लिखने लगने के लिए हम लोग क्यों लिखते हैं तो हम, लेकिन बॉन्ड किसके साथ बनता है, ऑक्सीजन के साथ ना, तो OH लिखाएगा कि HO लिखाएगा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे वही ना सिखा रहा है भाई कि आप ऐसा लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के साथ बन जाएगा, हाइड्रोजन के साथ एगो बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड कैसे हो सकता है, एगो न होता है, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है। ऐसे लिखे हैं तो इसका मतलब है कि H के साथ N से एगो बॉन्ड है, एगो ऊपर साथ, तब ना पॉसिबल होगा। आप समझे कि नहीं? लिखो आगे, बहुत अच्छी कमजोर है सब, किताब नहीं पढ़ता है इसलिए। नीचे ये तो लिख ही ले कि यह एक कैसा अम्ल है, द्विभास्मिक अम्ल है। इसके बाद लिखिए आप लोग
आर्थोफास्फोरिक अम्ल की संरचना, आर्थोफास्फोरिक अम्ल की संरचना यानी कि किसके बारे में कह रहे हैं? हाँ, H3PO4 की संरचना। चल इसका संरचना इस तरह से होता है, बना लीजिए OH और नीचे लिख लीजिएगा यह कैसा अम्ल है? हाँ, यानी कि ट्राइप्रोटिक। यह एक त्रिभाषिक यानी कि ट्राइप्रोटिक अम्ल है। ठीक, कोई दिक्कत है? इसे और भी सबके होता है, लेकिन जैसे मेनली रूप से यही पूछता है, या तो 3 को जो लिखा है ना, कोई सबसे ज्यादा पूछता है, इसलिए हम भी तीनों को चुन कर लिखा दी। चल इसके बाद लिखिएगा देखिए, जैसे एक बात बताते हैं आपको, जैसे फास्फोरस का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो इसका होता है 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3। इसमें देखिए s ऑर्बिटल एक में 3d भी होता है, लेकिन खाली होता है पूरी तरह से। p में कई गो है? 3 गो है, तीनों के तीनों अयुग्मित है। s में 2 है लेकिन युग्मित है ना। रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी कैसे इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? अयुग्मित। ठीक, तो देखिए फास्फोरस, तो सुनिए, जब फास्फोरस क्लोरीन से अभिक्रिया करता है Cl2 से, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा परमाणु भाग लेते हैं, अणु भाग नहीं लेते हैं। यदि अणु का सूत्र लिखल भी रहेगा तो समझिए कि Cl2 भाग नहीं लेगा। हमेशा परमाणु जुड़ते हैं दूसरे परमाणु के साथ, अणु दूसरे अणु के साथ। जैसे भले Cl2 लिखे हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो पहले Cl और Cl का बॉन्ड क्या होता है, अब तब जाके एक साथ जुड़ेगा फास्फोरस के साथ। तो इसे मान लीजिए कि फास्फोरस का अभिक्रिया यदि क्लोरीन के साथ कराएं, तो एक फास्फोरस के बाहरी ऑर्बिटल में कई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन की कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो कई गो क्लोरीन आके जुड़ेगा फास्फोरस के साथ? 3 गो ना। तो फास्फोरस अकेले जिसके 3 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन कई गो भाग लेगा? 3 गो। लेकिन देखिए कभी कभी देखिएगा कि PCl5 भी बनता है, जैसे PCl3 यहाँ बना ना, तो PCl3 का मतलब कि इस अवस्था में फास्फोरस भाग लिया है। तो इस स्थिति में देखिए तो फास्फोरस के P के तीनों ऑर्बिटल भाग ले रहा है ना, P में 3 गो बॉक्स है ना, तो PCl3 का जो प्रसंकरण होता है वो sp3 होता है, sp, क्योंकि फास्फोरस के 3 ऑर्बिटल भाग और वो तीनों कौन? P। लेकिन जब फास्फोरस के E वाला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आता है, E वाला जम करता है E में, तो ये सब जम करके चल जाता है कौन में? तो देखते हैं ना कि जब उत्तेजित अवस्था में आता है फास्फोरस, तो इसमें से एगो इलेक्ट्रॉन जम करते करते कहाँ पहुंच जाता है? तो इस स्थिति में कई गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस अवस्था में यदि इसके साथ क्लोरीन अभिक्रिया करना चाहेगा तो कई गो क्लोरीन इसके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है? एगो फास्फोरस के साथ क्लोरीन भाग लेगा कई गो? तो उस स्थिति में बनता है PCl5। तो देखिए तो ये जो फास्फोरस है कौन कौन ऑर्बिटल भाग ले रहा है? एगो S तो भाग नहीं रहा है, और P के कई गो? 3 गो, और D के कई गो? तो इस स्थिति में PCl5 जब बनता है, तो PCl5 की स्थिति में फास्फोरस का प्रसंकरण होता है sp3d, और जब PCl3 बनता है तो उस स्थिति में फास्फोरस का प्रसंकरण होता है। प्रसंकरण ऐसे निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसका ऑर्बिटल जितना भाग लेता है उसी के अनुसार प्रसंकरण लिखा जाता है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा तो समझ जाइएगा, क्योंकि 11th क्लास में इसके बारे में पूरा पढ़ना था। जो हम लोग रासायनिक बंधन पढ़ते हैं 11th में ना, तो उसी बारे में sp3 sp2 से पढ़ना होता है, समझे? तो चलिए टॉपिक लिखिए था, लिखो
लिखिए PCl नॉट ऐसे लिख लीजिएगा। PCl3 की संरचना, PCl3 की संरचना, PCl3 की संरचना लिखिए देकर PCl3 चतुष्फलकीय, PCl3 चतुष्फलकीय एवं पिरामिड जैसी होती है, एवं पिरामिड जैसी होती है, पिरामिड जैसी होती है। इसमें फास्फोरस का प्रसंकरण, इसमें फास्फोरस का प्रसंकरण sp3 होता है, sp3 होता है, sp3 होता है। देखिए इस तरह से बना लीजिएगा इसका डायग्राम। फास्फोरस के जैसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अयुग्मित कितने होते हैं? 3। तो वह 3 ही क्लोरीन के साथ केवल अभिक्रिया करता है, लेकिन 2 जो इलेक्ट्रॉन है ना जोड़ा में ना, वो जस के तस रह जाता है। इस तरह से तो 2 इलेक्ट्रॉन ही बच गया, इसको लोग कैसा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? यानी कि जब भी ऐसे बनेगा PCl3, समझिए कि फास्फोरस भाग लिया है, लेकिन इस अवस्था में नहीं, इस अवस्था में भाग लिया। और जब भी PCl5 मिले तो समझिए कि फास्फोरस कौन अवस्था में लिया है? उत्तेजित अवस्था में, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में। ठीक ना? तो बना लीजिए चित्र, बना लिए। अब देखो गोलू, तो पूछ रहा है यहाँ से कि सर sp3 कैसे लिखा जाता है? तो ये सब जैसे Cl इसमें पार्टिसिपेट करता है ना, ये सब के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है, यानी कि एक परमाणु का ऑर्बिटल और दूसरे परमाणु का ऑर्बिटल जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो वो अणु का ऑर्बिटल बन जाता है, उसको कहते हैं हम लोग आणविक ऑर्बिटल। तो जब भी आणविक ऑर्बिटल बनता है तो परमाणविक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, और ओवरलैपिंग की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रसंकरण। तो प्रसंकरण कैसे लिखा जाता है? तो देखा जाता है कि जैसे मान लो कि ऐसे भाग ले, एस हमेशा लिखा जाता है, कैसन को प्रसंकरण रहेगा ना, तो एस भाग ले या चाहे ना ले, ओकरा में एस आपको लिखना दम पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, एस भाग लेगा तैयो लिखेंगे, नहीं भाग लेगा। हालांकि इसमें एस भाग लिया है, खाली ही भाग लिया पी ना, तो पी के जैसे कई गो ऑर्बिटल भाग लिया है, एस तो लिखना ही लिखना है, लेकिन पी के कई गो ऑर्बिटल भाग लिया है, तो यही से P3 लिखा था, क्योंकि एस में तो एक एक ऑर्बिटल होता है, पी में 2 गो या 3 गो होता है। मान लो कि कोई ऐसा तत्व आ जाए जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन रहे, समझिए जैसे ऐसे है ना, तो मान लीजिए कि इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन रहे, तो एक में कई गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा अवस्था में कोई यदि तत्व दूसरा से विक्रिया करता है ना, तो देखिए इसमें केवल हाई दोनों इलेक्ट्रॉन भाग लेगा ना, तो एस तो लिखाएगा ही लिखाएगा, लेकिन पी के कई गो भाग ले रहा है, तो उस स्थिति में केवल sp2 प्रसंकरण होता है। यदि इस अवस्था में आ जाए तो कई गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, तो इस स्थिति में प्रसंकरण। तो देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के कि कौन अवस्था में भाग ले रहा है, और उसी के अनुसार प्रसंकरण लिखा जाता है। ठीक ना? जैसे उत्तेजित अवस्था में आया था तो कहाँ चल गया था? डी में चल गया था। तो कई गो फास्फोरस के 5 गो भाग ले रहा था, फास्फोरस के 5 गो भाग ले रहा था जी, तो एस तो लिखाएगा, पी के 3 भाग ले रहा था, तो P3, और साथ में डी में 5 गो होता है, तो में कई गो भाग ले रहा था, तो वही से होता है sp3। लेकिन उस समय कौन सी बनता है? तो PCl5। तो चलिए अगला लिखिएगा, लिखिए PCl5 की संरचना, PCl5 की संरचना। PCl5 की संरचना लिखिए द्रव एवं वाष्प अवस्था में, द्रव एवं वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में PCl5 PCl5
त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है जिसमें फास्फोरस का प्रसंकरण sp3d होता है, जिसमें फास्फोरस का प्रसंकरण sp3d होता है। हाँ, sp3d होता है। अब चलिए इसका भी डायग्राम बना लीजिए। देखिए ये जो हम बोल रहे हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड सब है, तो ये सब की पढ़ाई जैसे 11 क्लास में होता है, लेकिन हम आपको थोड़ा बहुत इसको भी बता देंगे। इसका वो सारणी होता है, वो लिखा देंगे तो याद कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा ओकरा से, ठीक ना। तो आगे लिखा देंगे किसी दिन। बना लीजिए। यहाँ भी Cl होता है, यहाँ भी Cl होता है, यहाँ भी Cl होता है, और एक वाव बच रहा है कहीं पर, 5 को लिख दिए हैं। यहाँ भी Cl होता है। ई होता है आपका PCl5 का संरचना, इसको बना लीजिए। फास्फोरस बीच में होता है। हमेशा देखो कभी भी प्रसंकरण निकाला जाता है ना, तो केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है। PCl5 में कौन कम था, P ना, अब Cl ज्यादा था, तो जब भी प्रसंकरण निकाला जाता था हमेशा केंद्रीय परमाणु के, यानी कि बीच वाला के, जो साइड वाला होता है वो वाला के, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही।